नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। उच्चतम न्यायालय का पहले परिचय देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का वर्णन मिलता है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में, ठीक है। अगर जरूरत पड़ने पर इसे देश के किसी भी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, अनुच्छेद 130 के अनुसार, ठीक है ना। अनुच्छेद 130 के अनुसार इसे देश के किसी भी कोने में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। अगर इसकी संरचना और सदस्यों की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 124 वन के तहत वर्तमान में 34 हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अगर इनकी सेवानिवृत्ति की बात करें तो 65 वर्ष कार्यकाल है। हालांकि न्यूनतम की कोई जानकारी नहीं मिलती है कि कितना न्यूनतम वर्ष होने चाहिए। अधिकतम जो है वो 65 है। और अनुच्छेद 124 खंड 2 के तहत सेवानिवृत्त किए जाते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ होती है, ठीक है, वो कितने प्रकार की होती हैं। एकल पीठ, खंडपीठ, संविधान पीठ, विशेष पीठ। एकल पीठ होती है, उसमें एक ही न्यायाधीश होगा। खंडपीठ जो होगी वो 2 या 3 न्यायाधीश से बनेगी बनके, ठीक है। और जो संवैधानिक पीठ बैठती है वो कम से कम 5 न्यायाधीश। और अनुच्छेद 145 खंड 3 है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक पीठ पूछी जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब विशेष पीठ जो है वो 7, 9, 11, 13, 15, 13 तक अभी तक बैठी है मैक्सिमम। तो 7, 9, 11, 13 ये बैठती है ना जब महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं तब। जैसे केस मनन भारती हुआ था, उसमें बैठी थी, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कार्य की जो भाषा होती है सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में, वो अंग्रेजी मानी गई है, ठीक है। और अनुच्छेद 348 के तहत अंग्रेजी भाषा को सुप्रीम कोर्ट में वरीयता दी गई। नागरिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 32 नागरिकों को मूल अधिकार की सुरक्षा की गारंटी देता है, ठीक है। अगर इनका उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। योग्यताएं क्या हैं इनकी, उसकी बात करते हैं। देखो, न्यायाधीश के लिए जो अर्हता के मापदंड हैं वो मैंने यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट के तहत आपको बताए हैं। सब कुछ बताया गया है बिल्कुल विस्तार से। शायद ये चीज आपको पसंद आए और अच्छी भी लगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के तहत सब कुछ दर्शाया है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। नागरिक होना चाहिए कहाँ का? भारत का, ठीक है। न्यायाधीश का अनुभव उच्च न्यायालय में 5 वर्ष, ये ध्यान रखने वाली चीज है। उच्च न्यायालय में 5 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है। वकील का अनुभव हो उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का। यहाँ पे बात कर रहा है 5 वर्ष की न्यायाधीश, ठीक है, हाई कोर्ट के। और यहाँ पे वकील है तो 10 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद में न्यायविद की प्रतिष्ठा, मतलब राष्ट्रपति की दृष्टि में न्यायविद होना चाहिए, न्याय का जानकार होना चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। जिसे न्याय का ज्यादा जानकारी होगी, जिसे न्याय की, उसी को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। संवैधानिक आधार भी देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(3) में अर्हताएं की बात की गई है। ये जो अर्हताएं हैं इनकी ये जो अर्हताएं हैं इनकी, उनकी बात संविधान के अनुच्छेद 124(3) में की गई है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होगी पूरी। 5 प्रकार के भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए, वकील का अनुभव होना चाहिए, न्यायविद होना चाहिए, न्यायविद का मतलब विधि का जानकार, ठीक है। और संविधान के
अनुच्छेद 124(3) में अर्हताएं दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यायाधीश की जो शपथ है उनकी। ठीक है, शपथ लेना, संविधान का संदर्भ, निष्ठा और प्रतिज्ञा, कर्तव्य का पालन। न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं उसकी प्रक्रिया है, किस चीज की शपथ। न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं वो किसकी शपथ लेते हैं, प्रक्रिया क्या है। तो देखो, शपथ लेने का जो न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो यह है कि जो शपथ लेते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। दूसरा है, शपथ संविधान की तीसरी अनुसूची में वर्णित है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब ये शपथ लेते किसकी है। न्यायाधीश संविधान के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करता है। ठीक है, आगे कर्तव्य का पालन, न्यायाधीश ईमानदारी और निष्पक्षता से अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ लेता है। ठीक है, आई होप यहाँ बन चुका होगा। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेगा मैं आपको वो बता दूं, हमेशा बनता है कि शपथ कौन दिलवाता है, तो किसके किसके समक्ष ली जाती है, राष्ट्रपति के समक्ष, और किस अनुसूची में वर्णित है ये, शपथ का उल्लेख कहाँ किया गया है। आर्टिकल दे देगा आपको, देखो आपको अनुच्छेद दे देगा। ठीक है, बहुत सारे अनुच्छेद दे देगा, जैसे 124, 125, 126, और आपको देगा अनुसूची दे देगा। तो अनुसूची आपको 3 देखना है। हालांकि अनुसूची आपको 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, इसमें से आपको ध्यान 3 ही रखनी है। ठीक है, ये चीज वो देगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं वेतन भत्ते की। सर्वोच्च न्यायालय के जो वेतन भत्ते हैं उनकी बात करते हैं। उन वेतन भत्ते का निर्धारण कैसे होता है, लाभ क्या मिलता है, वेतन भत्ते में क्या दिया जाता है, वेतन भत्ते में कटौती से संबंधित और वेतन की राशि कितनी दी जाती है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो वेतन भत्ते और सेवा की शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे दिया है उसके वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है, तो यहाँ पे संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। न्यायाधीशों के लिए पेंशन, छुट्टियां और अन्य लाभ शामिल हैं। ठीक है, ये लाभ मिलते हैं इनको। उसके आगे बढ़ते हैं, वेतन भत्ते में कटौती से संबंधित। वेतन केवल वित्तीय आपातकाल के दौरान कम किए जा सकते हैं। जो इनका वेतन है वो वित्तीय आपातकाल के दौरान ही कम किए जा सकते हैं, उससे अलावा कभी ये कम नहीं होंगे वेतन भत्ते। ठीक है, हालांकि अगर संसद चाहे तो वो कर सकती है, संसद ही निर्धारित करती है ना, तो संसद चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन बाकी वेतन भत्ते जो हैं आपातकाल के दौरान ही कम किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्य न्यायाधीशों को, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको 2,80,000 रुपए मिलते हैं और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपए मिलते हैं। आई होप आपको वेतन भत्ते से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अब। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यायाधीशों के कार्यकाल की। ठीक है, कि उन न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, संविधान में कहाँ उल्लेख है, शपथ कौन दिलाता है, हटाया कैसे जाता है उन्हें, और पुनः नियुक्त होंगे या नहीं होंगे दोबारा, इन सब की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले पॉइंट पे आते हैं अपन। तो जो न्यायाधीशों का कार्यकाल है, न्यायाधीशों का कार्यकाल है वो 65 वर्ष की आयु तक है। ठीक है, मैंने अभी पीछे भी बताया था ये इंट्रोडक्शन में आपको। उसके बाद में संविधान में उल्लिखित कहाँ पे है कि इनका कार्यकाल 65 वर्ष का होगा, ये कहाँ लिखा है, तो ये भी मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि अनुच्छेद 124 खंड 2 में लिखा है ये। ठीक है,
कि इनका जो कार्यकाल है उसका निर्धारण जो होगा वो अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति को त्याग पत्र। इसका मतलब है कि जो न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को लिखित में त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर वो ऐसे नहीं, अगर दो तरीके, एक तो वो या तो लिखित त्याग पत्र दे दें राष्ट्रपति को, या तो वो लिखित त्याग पत्र दे दें राष्ट्रपति को, या तो वो लिखित त्याग पत्र दे दें राष्ट्रपति को। अगर वो नहीं देते हैं तो महाभियोग द्वारा भी हटाया जाता है। अब महाभियोग क्या प्रक्रिया है, ये है क्या चीज? अगर कोई भी न्यायाधीश संविधान के उल्लंघन में दोषी पाया जाए तो न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी पुनः नियुक्ति नहीं होती है न्यायाधीश की। अगर कोई भी न्यायाधीश एक बार पूरे कार्यकाल कर लेता है तो उसके बाद पुनः नियुक्ति नहीं होती। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि उनकी पुनः नियुक्ति नहीं होती, महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, या वो खुद राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दें, या संविधान, इनका जो उल्लेख है कार्यकाल का वो कहाँ दिया गया है, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 124 खंड 2 में दिया गया है, और 65 वर्ष की आयु तक ये सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है। अभी मैंने पीछे ही बात की थी महाभियोग की, तो ये उसी प्रक्रिया के बारे में है। ठीक है, तो महायोग प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? महाभियोग प्रक्रिया संसद द्वारा शुरू की जाती है। ठीक है, संसद द्वारा शुरू की जाती है, तो कौन से सदन में या किस सदन में की जाती है? महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत से पास होना चाहिए, या आप लोकसभा में ले आए या राज्यसभा में। महाभियोग की प्रक्रिया दोनों सदन में बहुमत से पास होनी चाहिए, जो भी ये आप बिल लेके आएंगे। महाभियोग न्यायाधीश पर सिद्ध कदाचार और अक्षमता के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। ये आरोप, ये ध्यान रखना है, ये लाइन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख ही दे रहा हूं, इस पे यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूं। ये और ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है, और ये भी आप ध्यान रखना, ये भी आप ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटा देता है उस पद से। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, पहले तो ये जानना है ना कि ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता क्या है, तभी तो आप जान पाओगे कुछ आगे। अगर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में जानना है तो हमें अनुच्छेद 126 पढ़ना होगा, जिसमें कहा गया है, अनुच्छेद 126 के तहत नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 126 में किया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं नियुक्ति। ठीक है, जो उनकी नियुक्ति करते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, और आगे देखो, अब एक पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति जब होती है तब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, मुख्य, यहाँ देखो लिखा है, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर नियुक्त किया जाता है। किसको? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें से, एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है अनुच्छेद कौन सा है, उसके बाद में नियुक्ति कब होती है, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, और नियुक्ति करता कौन है। ठीक है, ये तीन ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। चलो, अब तदर्थ न्यायाधीश देख लेते हैं। ऐसे ही तदर्थ न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो तदर्थ न्यायाधीश है, जो तदर्थ न्यायाधीश है वो मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश है
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाते हैं। ठीक है, जैसे इनकी नियुक्ति होती क्यों, देखो जब कभी न्यायाधीशों की संख्या अपर्याप्त हो तब इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर न्यायाधीशों की संख्या में अगर न्यायाधीशों की आवश्यकता पड़ती है ना, और जब इनकी संख्या अपर्याप्त होती है न्यायाधीशों की, तब आवश्यकता पड़ती है मुख्य न्यायाधीश की। जब जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं उनकी संख्या अपर्याप्त होती है, तब हम जाके तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और योग्यता क्या होनी चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ऐसे करके समझना। ये हो गया ये, ठीक है, इनकी नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति करता कौन है, नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति यहाँ पे नियुक्ति की जा रही है, योग्यता ये होनी चाहिए। ठीक है, और करेगा कौन, राष्ट्रपति, किसकी, मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी न्यायाधीश हैं उनको जो अधिकार मिलते हैं वही अधिकार यहाँ पे तदर्थ न्यायाधीश को मिलते हैं। अब आपको क्लियर होगी ये सारी बातें। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ये देखो तीन अलग हैं। ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया हो गई, ये तदर्थ न्यायाधीश हो गया, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे उसमें समझा दिया है, आप एक चार्ट बना के दे दिया है, आप चार्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है, पद का नाम क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कारण क्या है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर, नियुक्ति करने वाला भारत के राष्ट्रपति, किसे नियुक्त किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय या कोई अन्य न्यायाधीश, संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 126, कार्यकाल स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तक। अब सर्वोच्च न्यायालय क्रिया और संचालन, ठीक है, संवैधानिक आधार है इसका, उच्च न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसकी बात चल रही है यहाँ पे, 145 में की गई है। ठीक है, कार्य प्रणाली का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय स्वयं नियम बनाता है, लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति पर, नियम खुद बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों को राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है, ये चीज ध्यान रखना है। नियम खुद बनाएगा सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन किसकी, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो नियम अपने बनाएगा। ठीक है, अब ये आपको यहां से इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बेंच प्रणाली पर, वो मैंने पीछे ही बताई थी, एकल, डिविजनल, संविधान पीठ अभी बताई थी, भाषा भी मैंने बताई थी, अंग्रेजी। निर्णय की विधि बहुमत से निर्णय होगा, ये भी मैंने बताया था। जनहित याचिका स्वीकार है। कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार है, कार्य जो होता है सुप्रीम कोर्ट का वो सोमवार से शुक्रवार होता है। और ई कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये दोनों तकनीक उपलब्ध है। ठीक है, अधिकारों का तुलनात्मक अध्ययन, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हैं उनका अध्ययन, देखो जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गया, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार हो गया, अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गया, सलाहकार क्षेत्राधिकार हो गया, अभिलेख न्यायालय हो गया, न्यायिक समीक्षा की शक्ति हो गई। ठीक है, तो जो एक एक करके जानते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो देखो, राज्य और केंद्र के बीच जब कोई विवाद है, या राज्य और राज्य में ही आपस में विवाद है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत कहाँ जाते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 131 के तहत जाते हैं कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुनवाई की प्रक्रिया क्या है, सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रारंभिक सुनवाई, कोई झंझट ही नहीं है, आप जाओ बस आराम से सुनवाई होगी आपकी। ठीक है, ये राज्य और राज्य के बीच में है, केंद्र और राज्य के बीच में है, कोई भी राज्य दावा कर सकता है, आराम से सुनवाई होगी, आप जाइए, आप बोलिएगा उनको। ठीक है, अच्छा इसकी विशेषता क्या है, उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक सुनवाई का अधिकार है इसमें, इसकी विशेषता ये है। ठीक है,
न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार की बात करते हैं। मूल अधिकारों का उल्लंघन अगर होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे आपने ये कह दिया कि हमको अपने मन से शादी करनी है और घर वाले भाई साहब राजी नहीं हो रहे हैं, और अगर आप लड़का हो, आपकी उम्र 21 साल हो चुकी है, अगर कोई लड़की है तो उसकी उम्र 18 साल हो चुकी है, और घर वाले भाई साहब मान नहीं रहे हैं और आप अपने मन से शादी करोगे, तो आप आर्टिकल 21 के तहत कर सकते हो आराम से। ठीक है। अगर कोई भी आपसे जबरदस्ती काम कराता है, बंधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं, वो अगर करा रहा है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। या आर्टिकल 17 का उल्लंघन हो रहा है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 17 जो है वो छुआछूत से संबंधित है। अगर कोई भी समाज में किसी को जाति सूचक नाम से ही बुलाता है, तब सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। न्यायाधीश के माध्यम से मामले की सुनवाई। न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायाधीश जारी कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है? देखो, पहला वाला जो था प्रारंभिक, वो केंद्र और राज्य और राज्य के बीच था, अनुच्छेद 131। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है वो मूल अधिकार के उल्लंघन से संबंधित है, आर्टिकल 32। अपीलीय क्षेत्राधिकार है, उसमें निचली अदालतों के फैसले को, निचली अदालत ने जो भी फैसले सुनाए हैं उनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे निचली अदालत ने आपको फांसी की सजा दे दी, तब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका लाभ क्या है, विशेषता क्या है इसमें? जो भी उच्चतम न्यायालय है, उनको नीचे की जो अदालतें हैं, उनके जो फैसले हैं उन पे अपील सुनने का अधिकार है। जो फैसले हैं उन पे अपील सुनने का अधिकार है। ठीक है, इसलिए इसको अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। सलाहकार क्षेत्राधिकार संवैधानिक मामलों पर, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 132 से 134 ए तक। ठीक है, ये अपीलीय क्षेत्राधिकार बताया मैंने। सलाहकार क्षेत्राधिकार है वो अनुच्छेद 143। भाई, आप इसको याद रख सकते हो। जैसे हम 143 में किसी को आई लव यू नहीं बोलते हैं, तो ऐसे इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, सलाह ले रहे हो आप। केंद्र सरकार के अनुरोध पर संवैधानिक सलाह देना। कौन मांग रहा है सलाह? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने सलाह मांगी थी बाबरी मस्जिद पर, अब जो कि राम मंदिर बन चुका है। अभिलेख न्यायालय उच्चतम न्यायालय के फैसले की वैधता, मतलब उच्चतम न्यायालय साक्ष्य के रूप में उसको अपने पास रखता है हमेशा। ठीक है, ये अभिलेख न्यायालय हो गया। अनुच्छेद 129, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को रिकॉर्ड पर रखना है। उच्चतम न्यायालय के फैसले अंतिम होते हैं और पुनर्विचार नहीं होते। जो इनके फैसले हैं वो अंतिम है और पुनर्विचार नहीं होते हैं। ठीक है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, संवैधानिक उल्लंघन और सरकारी क्रियाओं की वैधता, अनुच्छेद 13 और 32। ठीक है। संवैधानिक और कानूनी क्रियाओं की समीक्षा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के कानून और सरकारी क्रियान्वयन
उच्चतम न्यायालय के कानून और सरकारी क्रियाओं की वैधता की समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, न्यायिक समीक्षा करता रहता है अपने फैसले के दिए हुए, जैसे कि वो दिया था, गोलकनाथ दिया था शुरू में। ठीक है, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अपने फैसले दिए हैं जिन पे उनकी समीक्षा की है। ठीक है, समय समय पर। ठीक है, ये देखो, अब एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा। देखो, पहले हमने इसकी संरचना, स्थापना और प्रक्रिया को जाना, जो नॉर्मल है ये सब चीज। स्थान कहाँ है, स्थापना कब हुई, संवैधानिक प्रावधान क्या है, संख्या कितनी है, सेवानिवृत्त आयु कितनी है, पीठ कौन कौन सी होती हैं, कार्य की भाषा कौन सी है, रिट कौन कब जारी होती है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये सब हमने किया। फिर योग्यता की बात की हमने। ठीक है, उससे आगे हमने बात की न्यायाधीशों के शपथ की। ठीक है, शपथ की बात की कि शपथ कौन दिलाता है, संविधान संदर्भ कहाँ दिया है, शपथ का कहाँ लिखा है, शपथ के बारे में कहाँ बताया गया है, किस चीज की शपथ दिलाई जाती है और वो अपने कर्तव्य पालन क्या करेंगे। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की बात की। ठीक है, उससे आगे आ जाओ तो न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात की। उसके बाद में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की बात की। उसके बारे में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात की, तदर्थ न्यायाधीश की बात की। यहाँ पे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को बहुत विस्तार से मैंने बताया है पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय प्रक्रिया और संचालन की बात की। उसके बाद में क्षेत्राधिकार की बात की। अब इतना मैंने आपको बता दिया, बस आप ये वीडियो 2 से 3 बार देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको नोट्स दूंगा, वो नोट्स आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। आप मान के चलिएगा, वनडे एग्जाम हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, पुलिस का हो, रेलवे का हो, एसएससी सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, उच्चतम न्यायालय से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। मैं आपको नोट्स दूंगा, नोट्स में मैंने कुछ और कीवर्ड्स बढ़ा दिए हैं, उसमें अनुच्छेद भी, जो प्रमुख अनुच्छेद है वो भी मैंने एक जगह दे दिया है। नोट्स को और विस्तार से बताया गया है, बस आप पढ़िए। अब वीडियो रोज आया करेंगी। ठीक है, मैं पहले ये आपका न्यायालय का पूरा सिस्टम निपटा दूं। आज सुप्रीम कोर्ट हो गया, अब हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा आपको। आज नहीं, मतलब 2-4 दिन में। दो कल वीडियो आएगी आपकी हाई कोर्ट की। उसके बाद में जो नीचे के न्यायालय बचे हैं वो पढ़ा दूंगा, और ई कोर्ट पढ़ा दूंगा आपको। फिर ये आपका निपट जाएगा न्यायालय। उसके बाद शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये 3 खत्म करने के बाद में हम राष्ट्रपति वाले पे जाएंगे। ठीक है, ये सब करेंगे। तो चलिए, अब आप बस 2 से 3 बार ये वीडियो आप देख लीजिएगा। जब आप वीडियो नहीं देखोगे तो दिक्कत होगी फिर, तो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो दोस्तों, इस तरह उच्चतम न्यायालय भारतीय लोकतंत्र का एक मूलभूत स्तंभ है। और आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।